नमस्कार, राज्यसभा टीवी में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। 5 चरणों में हो रहे बिहार चुनाव में पहले दौर के मतदान के बाद कल दूसरे दौर की वोटिंग की बारी है। एक तरफ जहां चुनाव आयोग और प्रशासन मतदान की तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा है, मतदान के मद्देनजर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए जा रहे हैं। बिहार चुनाव के चौथे दौर के लिए आज पर्चों की जांच का काम पूरा होगा, तो वहीं 5वें दौर के लिए आज नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन है। लोकतंत्र में बिहार के चुनावी रण से जुड़ी हर हलचल के अलावा बुनियादी मुद्दों की बात होगी। आपको दिखाएंगे चुनावी मैदान में जोर आजमाने उतरी सबसे बुजुर्ग महिला उम्मीदवार भी। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। दूसरे दौर के मतदान की तैयारियां, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। 6 जिलों की 32 सीटों पर कल होगी वोटिंग। चौथे दौर के लिए पर्चों की जांच शुरू। 7 जिलों की 55 सीटें। 5वें दौर के लिए नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन। पूर्णिया में 96 साल की उम्र में सुमित्रा देवी ने भरा पर्चा। आजादी के बाद पहले विधानसभा चुनाव में भी आजमाई थी किस्मत। हथुआ की जनता को चीनी मिल फिर से खुलने का इंतजार। 30 साल से बंद पड़ा कामकाज। चुनाव में बड़ा मुद्दा बनी मिल। जी हां, प्रचार खत्म होने के बाद अब दूसरे दौर के मतदान पर सबकी निगाहें हैं। सीटों के लिहाज से अगर हम देखें तो दूसरा दौर सबसे छोटा है, लेकिन 6 जिलों की 32 सीटें प्रदेश की राजनीति में बहुत अहमियत रखती हैं। और यही कारण है कि इस दौर में सभी पार्टियों ने प्रचार में एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। दक्षिण बिहार का ये इलाका आज भी विकास के इंतजार में टकटकी बांधे है, लेकिन राजनीतिक हलचल यहाँ चरम पर है। दूसरे दौर में 16 अक्टूबर को इस इलाके में मतदान होगा। इसमें हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी और विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी सहित कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर है। इस दौर में कैमूर, रोहतास, अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद और गया की 32 सीटों पर वोटिंग होगी। बड़ी संख्या में संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों के चलते सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता कर दी गई है। बहुत बड़ी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्स आ रही है जो प्रत्येक मतदान केंद्र पर रहेगी, ताकि लोगों को सुरक्षित होने का एहसास हो सके और एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर हो सके। हमारा जिला नक्सल अफेक्टेड भी है, उसके लिए भी हम लोगों ने पूरी तैयारियां की है। क्योंकि नक्सल अफेक्टेड होने के कारण कई प्रकार के नए सिक्योरिटी कंसर्न्स रहते हैं, तो उन सभी को हम लोगों ने एड्रेस करने की कोशिश की। दूसरे दौर में 456 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें महिलाओं की संख्या महज 32 है। सबसे ज्यादा बीएसपी के 32, बीजेपी के 16, जेडीयू के 13, आरजेडी के 13, सीपीआई के 13, कांग्रेस के 6, आरएलएसपी के 6, एलजेपी के 3 और सीपीएम के 2 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इनके अलावा दूसरी पार्टियों के 200 और 146 निर्दलीय प्रत्याशी भी किस्मत आजमा रहे हैं। इनके भाग्य का फैसला 86,13,832 मतदाता करेंगे। चुनाव आयोग ने 9,119 मतदान केंद्र बनाए हैं और इतनी ही तादाद में ईवीएम की व्यवस्था की गई है। आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र सासाराम है, जबकि सबसे छोटा मखदूमपुर। छोटा होने के बावजूद मखदूमपुर काफी अहम है, क्योंकि यहां से जीतन राम मांझी मैदान में हैं। इस दौर में जिन 32 सीटों पर मतदान होना है, उनमें सबसे ज्यादा गया में 10, रोहतास में 7, औरंगाबाद में 6, कैमूर में 4, जहानाबाद में 3 और अरवल में 2 सीटें हैं, जिनमें 7 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित हैं। महिला उम्मीदवारों के लिहाज से इस दौर में भी आंकड़े सुखद नहीं हैं। महज 8 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां एक से ज्यादा महिला उम्मीदवार मैदान में है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दूसरे दौर के लिए 16 अक्टूबर को जिन 6 जिलों में चुनाव होना है, उनमें से कई इलाके नक्सल पीड़ित हैं। लिहाजा चुनाव आयोग ने संवेदनशील बूथों पर सुरक्षा के अतिरिक्त इंतजाम किए हैं। चैनपुर, कुटुंबा, रफीगंज, गुरुआ, शेरघाटी, इमामगंज, बाराचट्टी, बोधगया, टिकारी और अतरी में सुबह 7 बजे से 3 बजे तक मतदान होगा, जबकि चेनारी, सासाराम, डेहरी, काराकाट, अरवल, कुर्था, जहानाबाद, घोसी, मखदूमपुर, गोह, बेलागंज और वजीरगंज में सुबह 7 बजे से 4 बजे तक वोट डाले जाएंगे, जबकि बाकी सभी सीटों पर 5 बजे तक मतदान किया जाएगा।
बिहार में दूसरे दौर के चुनाव के लिए प्रचार कल शाम थम गया। अब नेताओं के घर घर जाकर वोट मांगने का सिलसिला शुरू हो गया है। 16 तारीख को 6 जिलों की 32 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। दूसरे दौर के लिए बुधवार शाम प्रचार थमने तक सभी पार्टियों ने पूरा जोर लगाए रखा। एनडीए की ओर से बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने अरवल, कैमूर के रामगढ़, औरंगाबाद और गया के वजीरगंज में चुनावी सभाएं की, जबकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रोहतास के नोखा और काराकाट में जनता से मुखातिब हुए। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने औरंगाबाद के नबीनगर और अरवल में जनसभाएं की, जबकि लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने रोहतास के दिनारा और नोखा में लोगों से वोट मांगे। तो उधर महागठबंधन की ओर से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गया के बेलागंज, भभुआ के रामपुर, रोहतास के चेनारी, करहगर और दिनारा में जनसभा को संबोधित किया। वहीं आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने भी दूसरे दौर के लिए 8 चुनावी रैलियों में हिस्सा लिया। 16 अक्टूबर को 6 जिलों की 32 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है। इससे पहले 12 अक्टूबर को पहले दौर के लिए 10 जिलों की 49 सीटों पर 57% वोटिंग हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सीधा अब रुख करेंगे हम अपने न्यूज रूम का, जहां से रविंद्र सिंह श्योराण हमारे संवाददाता हमसे जुड़ेंगे। रविंद्र, अगर पहले दौर के मतदान की बात करूं, आप उसे कवर करके लौटे हैं, लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, क्या महिलाएं क्या युवा, दूसरे दौर में भी क्या ऐसा ही ट्रेंड रहेगा? जी देखिए अमृता, महिलाओं का जो इस तरीके से भागीदारी है वो काफ़ी प्रेजवर्दी इस इलाके में माना जा रहा है। महिलाओं ने पुरुषों से भी ज़्यादा बढ़ चढ़ करके इस बार चुनाव में हिस्सा लिया। करीब 59% जो है महिलाओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। महिलाएं पूरे जश्न के माहौल में मतदान केंद्रों तक आ रही थी, जो हम देख पाए। गीत गाते हुए समूहों में जो है महिलाओं ने इस बार इसको उत्सव की तरह से सेलिब्रेट करने का जो है मन बनाया था, और यही वजह है। इसके अलावा जो है चुनाव आयोग ने भी तमाम कोशिशें की थी कि जागरूकता का जो कैंप है वो लगाया जाए, टीवी के माध्यम से, एडवर्टीजमेंट्स के माध्यम से किस जनता तक ये संदेश पहुंचाया जाए कि किस तरीके से उनका वोट जो है वो इस जमहूरियत के लिए बहुत अहम है। साथ ही साथ जो है ये मौसम त्योहारों का है, तो जो लोग बाहर काम करते हैं, जो पलायन कर चुके हैं काम करने के लिए, वो लोग भी अपने गांव में वापस आते हैं इस वक्त में, और ये एक बड़ा अहम इसने रोल प्ले किया। साथ ही साथ जो लगातार, क्योंकि ये जो क्षेत्र था हमने देखा ये थोड़ा लेफ्ट की आइडियोलॉजी जो है यहाँ पे बहुत चलती रही, और नक्सल मूवमेंट एक लंबे समय तक यहाँ पे प्रभावी रहा है। तो उस नक्सल मूवमेंट को कहीं ना कहीं रिजेक्ट करते हुए ये चीज़ दिखती है कि 57% जो वोट इस बार प्रतिशत बढ़ा है, वो ये दिखाता है कि जो मेन स्ट्रीम में लौटने के लिए लोगों की छटपटाहट है, वो ये दिखाती है कि अब जो है गन के रास्ता जो है वो यहाँ की जनता नहीं लेना चाहती है। उनका इस बात में विश्वास पैदा हो गया है कि किस तरीके से जमहूरियत जो है वही शायद इनको मेन स्ट्रीम जो है वो सोसाइटी का हिस्सा बना सकती है, और वही विकास का रास्ता जो है वही सबसे आगे लेके जा सकता है बिहार को। ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनकी वजह से जो है बिहार में मतदान का प्रतिशत बढ़ा। बिल्कुल रविंद्र, यही मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि 7% जो वोटिंग बढ़ी है इस बार, वो क्या दर्शाती है? अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि वोटिंग ट्रेंड की अगर हम बात करें तो पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले इस बार ये ट्रेंड कितना अलग दिख रहा है? इस बार चुनाव में क्या कुछ वो चीज़ें हैं, क्योंकि आप वहाँ के लोगों से मिले, वहाँ पर आपने हर चप्पे पे लोगों से बातचीत की, क्या कुछ आपको अलग दिखाई दिया? देखिए पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले में 7% ज़्यादा करीब ये मतदान है, और इसके साथ साथ पिछले ही साल जो 2014 में लोकसभा चुनाव हुआ था उसको भी कहीं ना कहीं आंकड़े को सुधारा है इस बार जो मतदान प्रतिशत ने। यहाँ पर जो देखिए मुद्दे जो थे, जिन खासतौर पर युवा जिन मुद्दों को केंद्रित करता है, वो ये बात कहते हैं कि हमारे जो है बिहार सबसे ज़्यादा बहुत बड़ा मानव संसाधन देने वाला प्रदेश है। यहाँ पे कृषि जो है कृषि प्रधान है, यहाँ पे लेबर जो है वो हर तरह का मिलता है, स्किल्ड है, अनस्किल्ड लेबर है। पढ़ाई लिखाई में यहाँ का युवा कहीं कम नहीं है। बावजूद इसके हम लोगों को नौकरी के लिए, रोजगार के लिए बाहर जाना पड़ता है, दूसरे प्रदेशों में नौकरी करनी पड़ती है। यानी कि रविंद्र, इस बार ये देखा गया कि जो मतदाता है वो राजनीतिक रूप से ज्यादा जागरूक इस बार दिखा, वो जानता है उसकी वोट की कीमत क्या। आप हमारे साथ बने रहिए। शिशिर जो है हमारे साथ, शिशिर चौबे, वो पटना से जुड़ रहे हैं। शिशिर, कल चूंकि दूसरे दौर के लिए वोटिंग होनी है, क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं? क्योंकि बहुत सारे ऐसे जिले हैं जो कि नक्सल प्रभावित हैं, तो ऐसे में चुनाव आयोग के लिए चुनौती भी है। इस बारे में आपसे जानकारी।
ये देखिए अमृता, जो कल इलेक्शन होना है, दूसरे चरण का मतदान जो होना है, उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती इलेक्शन कमीशन के लिए रहेगी, क्योंकि जो पूरे के पूरे इलाके हैं वो नक्सल प्रभावित है और नक्सलियों ने कई जगह पे वोट बहिष्कार करने की चेतावनी भी दी है। और कई जो गया का प्रमुख रूप से इलाका है या फिर सासाराम का जो इलाका है उसकी अगर हम बात करें तो वहां पर एक धमकी भी दी गई है कि अगर किसी वोटिंग का बहिष्कार करने की बात कही गई है। तो कुल मिलाकर प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है और प्रशासन के साथ साथ इलेक्शन कमीशन के लिए भी बड़ी चुनौती है कि वो लोगों को बाहर निकाले और उनको आश्वस्त करें कि उनकी जान माल प्रशासन और चुनाव आयोग इसमें कोई कमी नहीं रखेगी, तभी जाकर एक जो हम स्वतंत्र और एक निष्पक्ष मतदान की जो कल्पना कर रहे हैं वो शायद कल हो पाएगी। क्योंकि ये जो दूसरे चरण का मतदान है 32 सीटों पे है, सबसे कम मतदान इसी चरण में है, क्योंकि नक्सलियों से निपटना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती की तरह देखा जा रहा है। बिल्कुल। शिशिर, हमारे साथ रविंद्र शोराण है न्यूज रूम से, चूंकि पहले दौर का चुनाव मतदान वो कवर करके आए हैं, वहां पे जमीनी हकीकत से रूबरू हुए हैं, वो आपसे बात करना चाहेंगे और उनके भी कुछ सवाल हैं आपसे। रविंद्र, आप पूछ सकते हैं शिशिर से। शिशिर, खास बात यह है कि जो जिस तरीके से चाक चौबंद प्रबंध अभी किए गए हैं सुरक्षा को लेकर, क्योंकि जो पहला फेज और दूसरा फेज है ये बहुत अहम माना जा रहा है, तो क्या चुनाव आयोग जो है बाहरी जो पुलिस है उसकी भी कुछ सहायता इस बार ले रहा है इस चुनाव को और कामयाब बनाने के लिए? निश्चित तौर पर रविंद्र, क्योंकि आपने जब अभी बात कर रहे थे पिछले 2010 और 2014 के चुनाव की, तो निश्चित तौर पे इस बार का चुनाव जो है, चूंकि मतदाता काफी तादाद में बाहर निकले हैं और 2010 में भी खासतौर से देखने वाली बात ये थी कि महिला मतदाताओं ने बड़ी जोर शोर से और वोटिंग किया था, जिसका असर पूरे रिजल्ट पे देखने को मिला था। और इस बार भी महिलाओं की जो कतार है वो काफी लंबी दिख रही है। और जो प्रशासन के लिए ये चुनौती इसलिए हो जाता है, जैसा मैंने पहले भी कहा, सासाराम, कैमूर, गया, ये जो जिले हैं जमुई से लगे हुए जो पहाड़ी क्षेत्र है बिहार के, वहाँ वो नक्सलियों के प्रभाव में और नक्सलियों के वहाँ पर काफी दबदबा होता है। तो चुनाव आयोग के लिए और प्रशासन के लिए ये भारी चुनौती होगी इस बार मतदान कराना। और हालांकि जो आरपीएफ और आरएएफ से लेकर सीआरपीएफ और सीआरपी से लेकर सभी तरह के बलों को तैनात किया गया है और काफी तादाद में सुरक्षा बलों को उधर लगाया गया है, ताकि मतदाताओं को ये इंश्योर किया जा सके कि अगर वो वोट देने निकलते हैं तो उनकी जान माल की रक्षा करना उनका दायित्व है और मत देना उनका अधिकार है, इसलिए वो बाहर निकले। रविंद्र। ठीक है शिशिर, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, हमसे बातचीत की। रविंद्र शोराण, आपका भी शुक्रिया। तो कुल मिला के कल दूसरे दौर की वोटिंग होनी है, प्रशासन के लिए भी एक चुनौती है क्योंकि अहम है ये ज़िले, और चूंकि वहाँ पर काफ़ी कुछ इस तरह की घटनाएं अभी कल ही कुछ बम भी बरामद हुए हैं गया से, तो ऐसे में प्रशासन को चौकस भी रहना होगा। और प्रशासन है भी, इस बार बहुत कुछ नया भी हुआ है, चाहे ड्रोन से निगरानी हो, आदर्श मतदान केंद्र हो, तो इस बार काफ़ी कुछ बिहार के चुनाव में नया है और अहम भी है। आगे बढ़ेंगे, उधर विधानसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए नामांकन पत्रों की जांच हो रही है। इस दौर में 7 जिलों पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, पश्चिम चंपारण, सिवान, सीतामढ़ी, गोपालगंज और शिवहर की 55 सीटों पर मतदान होगा। इस दौर में पूर्वी चंपारण की 12, मुजफ्फरपुर की 11, पश्चिम चंपारण की 9, सीवान और सीतामढ़ी की 8, गोपालगंज की 6 और शिवहर की 1 सीट शामिल है। आज नामांकन पत्रों की जांच के बाद 17 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। इस दौर में 7 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। सभी 55 सीटों पर 1 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। बिहार चुनाव के 5वें दौर के लिए आज नामांकन का आखिरी दिन है। विधानसभा चुनाव में इस आखिरी दौर में 9 जिलों यानी कि मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा, सहरसा और दरभंगा की 57 विधानसभा सीटों पर 5 नवंबर को मतदान होगा। विधानसभा चुनाव के इस चरण के लिए 8 अक्टूबर को अधिसूचना जारी हुई थी। आज 15 अक्टूबर तक पर्चे दाखिल किए जा सकेंगे। 17 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच का काम होगा, जबकि 19 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। यहां पर आपको यह भी बता दें कि 5 नवंबर को 5वें दौर की वोटिंग के बाद बिहार विधानसभा की सभी 243 सीटों पर मतदान का काम पूरा हो जाएगा। 8 नवंबर को सभी सीटों के नतीजे आएंगे। और वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे जेपी का गांव।
दो राह समय के रथ को घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। राजनीतिक मूल्यों में गिरावट, बिखरता सामाजिक ताना बाना, गुम होते सरोकार और भागम भाग भरी जिंदगी जब घने अंधेरे की उदासी में ले जाती है तो दिनकर का प्रकाश उसे उम्मीद के उजाले से भर देता है। विरासत में इस बार जोश और जज्बे के शानदार कवि रामधारी सिंह दिनकर, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। पटना एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के पोस्टरों को लेकर महागठबंधन ने बीजेपी के खिलाफ चुनाव आयोग से शिकायत की है। महागठबंधन के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल और वरिष्ठ वकील KTS तुलसी ने निर्वाचन आयोग को कल शिकायत पत्र सौंपा। आपको बता दें कि प्रतिनिधि मंडल ने कहा कि चुनाव प्रचार के लिए सार्वजनिक स्थल का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। उनका कहना है कि ये आचार संहिता का उल्लंघन है। महागठबंधन ने एयरपोर्ट प्रबंधन को भी खत लिखकर पूछा है कि बीजेपी ने पोस्टर लगाने की अनुमति ली थी। हमने चुनाव आयोग की जानकारी में ये सारी चीज लाई कि किसके कहने पर ये चुनाव प्रचार पटना एयरपोर्ट पर रेलवे स्टेशन पर हो रहा है। नंबर 1, अगर आपने इजाजत दी है तो आप बताएं। तो उनका नहीं, हमने इजाजत नहीं दी। कि एयरपोर्ट के प्रेमिसेस के अंदर दर्जनों कटआउट्स लगे हुए हैं वोट मांगते हुए, जो कि पब्लिक प्रॉपर्टी का मिसयूज है एक पॉलिटिकल पार्टी के हित में। इलेक्शन कमीशन ने इसको संज्ञान में लिया है। हमें पूरी उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन उसको शाम तक कम से कम नीचे उतरवा देंगे। प्रधानमंत्री ने संविधान और कानून का मजाक उड़ाया है, एयरपोर्ट का भी दुरुपयोग करना शुरू कर दिया, रेलवे स्टेशन का भी दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। क्या इतने घबरा गए हैं प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी कि अब कानून को भी ताक पे रख के वो इलेक्शन लड़ेंगे? क्यों उनको इस बात से एतराज क्यों है पोस्टर से? ऐसा इसमें क्या लिखा हुआ है? अब मैंने एक बात कही इसमें, अगर उनको लगता है, आई डोंट अंडरस्टैंड कि क्यों उनको लगता है वाई द हैट फिट्स हिम। ये तो मैंने मिस्टर कुमार बोला ना। मिस्टर कुमार तो भैया बिहार में बहुत सारे हैं, मेरे खुद के नाम के आगे कुमार लगा हुआ है। मैं और बोध गया के विश्व के नक्शे पर अलग पहचान है। माना यह जाता है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान यही मिला था और यही वजह है कि हर साल लाखों की तादाद में विदेशी पर्यटक यहां पहुंचते हैं। विश्व धरोहर होने के बावजूद मूलभूत सुविधाओं की कमी यहां पर साफ दिखती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बढ़ते विदेशी निवेश से पुराना व्यापार वजूद खोता जा रहा है। समूचे विश्व में महाबोधि मंदिर के लिए मशहूर बोध गया को भगवान बुद्ध की धरती भी कहा जाता है। लाखों की तादाद में देशी विदेशी पर्यटक हर साल यहाँ का रुख करते हैं। 2002 में इसे विश्व धरोहर स्थलों की श्रेणी में शुमार किया गया। बावजूद इसके जगह जगह गंदगी का अंबार, बदहाल सीवर सिस्टम, पानी की कमी और खराब सड़कें यहाँ की कहानी बयां करते हैं। आज भी ये इलाका बुनियादी सुविधाओं से महरूम है। It's not meeting the international standard as well as UNESCO standards, so there should be more development, more amenities, facilities, and these are things. तो यहाँ गाय चल रही है रोड पर, चौड़ी रोडें नहीं है, ड्रेनेज सिस्टम खराब है, नाला जाम है। तो वो सरकार को हम लोगों ने बार बार कहा कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर वो कम से कम डेवलप कर दीजिए। तो वहीं बढ़ते विदेशी निवेश से स्थानीय लोग खतरा महसूस कर रहे हैं। उनका कहना है कि इससे स्थानीय लोगों का व्यापार ठप होने की कगार पर है। क्या नुकसान है? नुकसान तो थोड़ा यहाँ से मंदिर से दूर भेज दिया। अब जैसे हम यहाँ पर हैं, अब हमको दूसरा जगह भेज देगा तो नुकसान तो जरूर है। हमारी पढ़ाई रुक गई है, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम हुआ तो हम फिर आज रोड पर है। हम दुकान अस्थायी था, हमें आज वहाँ से अच्छी इनकम थी। सरकार कहती है कि लोगों को इनकम बढ़ेगा, तो हमें रोजगार ही नहीं तो इनकम क्या? ग्रेजुएशन करके फुटपाथ पर है। दूसरे एशियाई देशों से विदेशी आकर लगातार निवेश कर रहे हैं। लोगों का आरोप है कि इसके निवेश का हिसाब नहीं है और न ही ये लोग कर चुकाते हैं, लिहाजा राजस्व का भारी नुकसान हो रहा है।
तो वहीं दूसरी ओर मोनेस्ट्री की बढ़ती संख्या से महाबोधि मंदिर के वजूद पर भी खतरा मंडरा रहा है। सरकार को एक चीज सोचना चाहिए, सबसे पहले किसी देश की संस्कृति के लिए एक मंदिर काफी होता है, और उस मंदिर के साथ आपके जो मॉन्क्स होते हैं 8-10 मॉन्क्स होंगे तो उनके लिए 8-10 कमरे काफी है। लेकिन यहाँ पे सरकार का कोई मतलब पकड़ नहीं है इन मोनास्ट्रियों पर। वो कहते हैं विदेश नीति है, विदेश के लोग हैं जो बौद्धिस्ट हैं वो तो आएंगे यहाँ मंदिर बनाएंगे, वो अपना मंदिर बना, क्योंकि विदेशी मुद्रा लाते हैं डायरेक्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट से उनकी परमिशन नहीं है और वो यहाँ खर्च करके करोड़ों अरबों का संपत्ति बना रहा है, उसका कोई लेखा जोखा लेने वाला नहीं है। इस चुनाव में ये बड़े मुद्दे के तौर पर उभर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोधगया को एक आध्यात्मिक राजधानी का स्वरूप देने की बात कही है, लेकिन हकीकत यह है कि यहाँ पर कोई मास्टर प्लान नहीं है और मूलभूत सुविधाओं के अभाव के कारण ये पूरी घोषणा एक सपना सा लगती है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र के साथ नीलू व्यास, बोधगया से राज्यसभा टीवी के लिए। बारिश के पानी पर निर्भर बिहार के किसानों के लिए बीते कई साल में नहरों की योजनाएं तो बनी, लेकिन वो शिलान्यास से आगे ही नहीं बढ़ पाई। ऐसी ही एक नहर गया के वजीरगंज में भी है। तिलैया घाघर नहर परियोजना के नाम से इसे 1962 में शुरू किया गया, लेकिन अब तक ये नहर नाले की शक्ल में है। राज्यसभा टीवी संवाददाता ने यहाँ के किसानों की परेशानी जानने की कोशिश की। मैं अभी मौजूद हूँ गया के वजीरगंज इलाके में, जहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक नहर की खुदाई की गई है। हालांकि ये जंगल के रूप में आ चुका है और बहुत सारी झाड़ियाँ लग चुकी हैं। ये जो परियोजना थी ये तिलैया ढाढर परियोजना के नाम से जानी जाती थी और इस परियोजना की शुरुआत सन 1962 में किया गया था ताकि किसानों को अपने खेत सिंचाई के लिए सारी सुविधाएं मिल सकें। और तिलैया जो कि आज की डेट में झारखंड में पड़ता है, वहाँ से पानी आने की योजना थी। और लेकिन ये योजना आज भी उसी तरीके से पड़ी हुई है जैसे 1962 में शुरू हुई थी। कुछ स्थानीय लोग खड़े हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ था। ये जो तिलैया झाझर परियोजना है, इससे कितने जिले प्रभावित होते हैं और कितने किसान? इससे 4 जिले प्रभावित होते हैं और तकरीबन जितनी आबादी है सब किसान हैं, सब खेती पर निर्भर हैं, सभी इसी पर निर्भर करते हैं और पानी का यहाँ बहुत ज़्यादा अभाव है। जनप्रतिनिधि के अवहेलना के कारण आज तक ये जो हमारा नहर है वो सूखी पड़ी है। कि इसके लिए दिल्ली में भी धरना प्रदर्शन किया गया, लोगों से मिला गया, क्या निचोड़ क्या निकला? स्थानीय लोगों ने इसके लिए बैठक, धरना प्रदर्शन सारा चीज़ जैसे किया है। आश्वासन तो बहुत जनप्रतिनिधियों के द्वारा मिला है। इसमें हम लोगों ने एक बैठक गया में की थी। अभी तक तो कोई संभावना नहीं है। फतेहपुर में बहुत बड़ा रिजर्वायर बनने के लिए मैंने देखा था कि काफ़ी राशि खर्च हुआ है और गिट्टी और ईंटा वगैरह का स्टोर हुआ, उस स्टोर से काम न हो सका और बाद में सारे के सारे वैसे नष्ट हो गए। इन किसानों की उम्मीद है कि आने वाले समय में जरूर सरकार, प्रशासन के लोग और सुप्रीम कोर्ट भी इनके लाचारगी पे जरूर गौर करके इनके पक्ष में कोई ऐसा निर्णय देगा ताकि इस नहर में फिर से पानी आ सके और किसान अपनी सिंचाई कर सकें। कैमरामैन जितेंद्र के साथ शिशिर चौबे, गया, राज्यसभा टीवी के लिए। बिहार में एक महिला ने 96 साल की उम्र में नामांकन भरकर एक अनोखा रिकॉर्ड बनाया है। इस महिला ने आजादी के बाद पहले विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाई थी और बाकायदा जीत दर्ज की थी। करीब 6 दशक के बाद एक बार फिर मजबूत इरादों के साथ ये चुनाव मैदान में हैं। ये है पूर्णिया की सुमित्रा देवी मंडल। कहते हैं राजनीति में रिटायरमेंट की कोई उम्र नहीं होती, लेकिन 90 की उम्र पार करते करते अच्छे अच्छे नेता मैदान छोड़ देते हैं। लेकिन सुमित्रा देवी का जज्बा आज भी उन्हें राजनीति में तरोताजा रखे हुए है। बिना किसी लाठी और चश्मे के चहलकदमी कर रही सुमित्रा देवी को देखकर ये अंदाजा लगाना मुश्किल है कि ये 96 साल की हैं। उनकी बातें और जज्बा युवा पीढ़ी के लिए किसी मिसाल से कम नहीं है। यहाँ से चुनाव लड़कर यहाँ के लोगों को न्याय दिलावे। यहाँ जो हम देख रहे हैं भ्रष्टाचार व्याप्त है, अफसरशाही है, गरीबों को सताने का काम कर रहा है, जात पात की राजनीति कर रही है। सुमित्रा देवी की माने तो उनका जन्म 1920 में हुआ और उन्होंने आजादी की लड़ाई में न सिर्फ बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया बल्कि अंग्रेजों से लोहा लेते वक्त गोली भी खाई।
42 का आंदोलन में मैंने लड़ाई किया है। मैं स्वतंत्रता, हाँ स्वतंत्रता सेनानी हूँ। मेरे पैर में गोली लगी हुई है। 52 फर्स्ट चुनाव में लड़ी, 1952 में गोगरी निर्वाचन क्षेत्र था। गोगरी सुमित्रा देवी मंडल ने राष्ट्रवादी जनता पार्टी के टिकट पर पूर्णिया सीट से पर्चा दाखिल किया है, लेकिन चुनाव इनके लिए कोई नई बात नहीं है। आजाद भारत में पहले विधानसभा चुनाव में सुमित्रा देवी ने तत्कालीन मुंगेर जिले के गोगरी सीट से जीतकर विधानसभा में कदम रखा था, जिसे आज खगड़िया जिले के बिलदौर निर्वाचन क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। सुमित्रा देवी फिलहाल पूर्णिया के ही हरिपट्टी में सामाजिक कामों में सक्रिय हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और लोक नायक जयप्रकाश नारायण की जन्मभूमि सिताब दियारा आज भी एक पिछड़े इलाके के रूप में ही जाना जाता है। जेपी आंदोलन से निकले बिहार के किसी भी नेता ने अभी तक सिताब दियारा की तरफ कोई खास ध्यान नहीं दिया। आइए देखते हैं सिताब दियारा में जेपी के गांव का क्या है हाल। संपूर्ण क्रांति का नारा देने वाले जयप्रकाश नारायण का गांव सिताब दियारा। सिताब दियारा गांव की पहचान आज जेपी से है। उत्तर प्रदेश से सटे और बिहार के छपरा जिले में स्थित सरयू नदी पर बसे इस गांव में आज़ादी के करीब 7 दशक बाद भी सड़क नहीं पहुंची है। सिताब दियारा पहुंचने के लिए पहले उत्तर प्रदेश जाना पड़ता है। बिहार में सरकारें आईं और गईं, लेकिन यहां तक पुल नहीं बना। लालू का भी काल चला गया, विकास नहीं हुआ। नीतीश का भी काल चला गया, विकास नहीं हुआ। अब एक बार नरेंद्र मोदी ने, भारत सरकार ने इसको जयप्रकाश नारायण नगर लाला टोला को, जयप्रकाश जी की जन्मभूमि को राष्ट्रीय स्मारक, जयप्रकाश फाउंडेशन को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया है। जनता को एक बहुत बड़ी उम्मीद जगी है। जेपी के गांव के बाद अब उनके पुश्तैनी घर की हालत देखिए। जेपी 1977 के आंदोलन के वक्त भी यहीं रहे थे। उनके आंदोलन से कई शिष्य निकले और राज्य से लेकर केंद्र सरकार में महत्वपूर्ण पदों पर रहे, लेकिन जेपी चुनाव में याद किए गए और फिर भुला दिए गए। हमारे पास कोई सुविधा नहीं है, नहीं मेरे जगह जमीन है, न मेरे पेंशन है, नहीं मेरे पास कुछ है। एक लड़का एक लड़की है, वो अपना कमाता है, पेट काट के हमको पालता है। इस विधानसभा चुनाव में भी जेपी का नाम सभी दल और गठबंधन ले रहे हैं, लेकिन 25,000 की आबादी वाले इस गांव के लोग अब नेताओं के आश्वासनों से थक चुके हैं। विकास बहुत होना चाहिए। हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में डॉक्टर का रहना चाहिए। यहाँ जब किसी को इमरजेंसी पड़ता है तो यहाँ से लोग लेकर जाते हैं छपरा, बीचे में लोग मर जाते हैं, ऐसा हाल है। लेकिन यहाँ सब रहना चाहिए, रोड अच्छा रहना चाहिए। छपरा विधानसभा के अंतर्गत आने वाले इस इलाके में नदी से होने वाला कटाव, अतिक्रमण, बेरोजगारी और अवैध शराब का कारोबार मुख्य समस्याएं हैं। रविंद्र सिंह शरण, राज्यसभा टीवी। और इन खबरों के साथ लोकतंत्र 2015 में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।